बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी। स्कूल नहीं बनने चाहिए थे, यहाँ सरकारी बैंक के नहीं आने चाहिए थे, यहाँ पानी के बिल देने चाहिए थे। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको पहले खड़ा होना चाहिए था। आज आपका आकर कोई फायदा नहीं है। आप ये बताइए, अगर हम लोग रेलवे की ज़मीन पर है तो ये सरकारी स्कूल क्यों बनाया यहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में 10 जनवरी को 4,365 लोग बेघर हो जाएंगे। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 80-90 साल, शायद 120 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी से हल्द्वानी में रह रहे वो लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं वो दरअसल रेलवे कह रही कि वो जमीन उनकी है। रेलवे अब अपना मुकदमा जीत गई है, लिहाजा हाईकोर्ट ने उन क्षेत्रीय लोगों को आदेश दिया है कि 10 जनवरी तक यदि उन लोगों ने अपने घरों को खाली ना किया तो उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। 4,365 घर जो हैं वहाँ 50,000 की आबादी है। 4,365 घरों में अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक के भी घर शामिल हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक की तुलनात्मक में बहुसंख्यक की आबादी वहाँ कम है। पहले आप वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का, उन्हीं के मुंह से उनकी पीड़ा सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी। स्कूल नहीं बनने चाहिए थे, यहाँ सरकारी बैंक के नहीं आने चाहिए थे, यहाँ पानी के बिल देने चाहिए थे। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको पहले खड़ा होना चाहिए था। आज आपका आकर कोई फायदा नहीं है। आप ये बताइए, अगर हम लोग रेलवे की ज़मीन पर है तो ये सरकारी स्कूल क्यों बनाया? यहाँ हमें इतनी हिम्मत क्यों दी गई? हमारे लाइट के बिल क्यों लिए गए? मतलब अब तक हमारा सारा पैसा जितना भी जा रहा है, अगर सरकार भी खड़ी है वो भी हमसे खड़ी है। जब तक हम नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि हम हमारा स्कूल है, हम अपनी स्कूल के लिए भी खड़े हैं। जहाँ हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारा शिक्षा मंदिर है। और इस जैसे स्कूल क्यों बनाए गए? अगर इनमें पढ़ाना ही नहीं था, हमें बनाई क्यों? इतनी इमारतें रखी क्यों आपने? रखते नहीं आप। ऐसी क्या मतलब सौतेला क्यों व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? हमने ऐसा क्या किया है? और यहाँ पर हल्द्वानी इतना बड़ा सिटी भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बने, तो इसके पीछे क्या कारण है? हम इतनी ढेर सारे लोगों को उजाड़ कर। तो आपने सुना कि पीढ़ी दर पीढ़ी से ये आबादी वहां रहती चली आ रही है, यानी कि उनके बाबा, उनके पिता, उनके परबाबा, मतलब कई पीढ़ी के लोग वहां पे रह रहे हैं। अब आप जो वहां पे बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी आबादी कम है, आप पहले उनकी भी पीड़ा सुनिए। तो कुछ मुआवजा वगैरह देने की बात? मुआवजा नहीं, हमें घर चाहिए, कहीं भी दिलवाए हमें कहीं जगह चाहिए। तो कुछ नहीं दे रहे, आप तो मना कर रहे हैं। नहीं जगह चाहिए हमें, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आप बुलडोजर चलाएं, कुछ भी चलाएं, हमें जगह चाहिए उसकी। कितने लोग होंगे यहाँ पे? कितनी आबादी होगी? कम से कम 50,000 की आबादी है हमारी। 50-60 साल हो गए हमें इंदिरा नगर के अंदर ही। इंदिरा नगर के अंदर ही 50-60 साल हो गए। हाँ, वो इतनी उम्र आ गई हमारी, अब 70 साल की उम्र आ गई हमारी। आपने सभी का दर्द सुना, उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, वो माएँ भी शामिल हैं जिनकी गोद में बच्चे हैं, तो छात्र भी शामिल हैं, वो बेटियां भी शामिल हैं, जिसका ये सरकार दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आपने बेटियों का दर्द सुना। और ये जो क्षेत्र है 29 एकड़ का, जो रेलवे की जमीन है, इसमें सरकारी अस्पताल भी हैं, सरकारी कॉलेज भी हैं, सरकारी बैंक भी। केवल झोपड़पट्टी वाली ही आबादी वहां नहीं रहती है, वहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो दिन रात मेहनत करके अच्छा घर बनाया है, जिसमें ईंट पत्थर टाइल्स लगाए हुए हैं, कई फ्लोर बना लिए हैं उन लोगों ने, जो अपने बच्चों को वहां के सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे। कई ऐसी बेटियों का दर्द भी सुना आपने। उन बच्चों का भविष्य, उन बच्चियों का भविष्य, यदि 10 जनवरी को उनको अपना ये घर खाली करना पड़ा तो उनका भविष्य अंधकारमय है। उस बच्चे ने कहा था कि यदि हमारा रहना यहाँ अवैध था,
ये जमीन रेलवे की थी तो फिर सरकार हमसे हाउस टैक्स क्यों लेती है, वाटर टैक्स क्यों लेती है, हम बिजली का बिल क्यों देते हैं, हमारे यहाँ आधार कार्ड बने हुए हैं, हम वोट देते हैं, तो फिर हम अवैध कैसे हो गए? और इतने दिनों तक सरकार सो क्यों रही थी, रेलवे सो क्यों रहा था? बिल्कुल सही है साहब, ये अतिक्रमण है, वो जमीन सरकारी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कई ऐसे नागरिक हैं वहां के जिनको कि सरकार ने वो जमीन फ्री होल्ड कर दिया, कई लोगों के पट्टे पर है, नगर निगम के कागज हैं, यानी कि यदि कागजों की बात करें तो वो आबादी कागजों से बिल्कुल मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट का आदेश है कि उनको 10 जनवरी तक अपना सपनों का घरौंधा, अपना वो आशियाना जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, उन्हें खाली करना होगा। जो सरकारी कॉलेज उस क्षेत्र, अतिक्रमण के क्षेत्र में है, उसमें कम से कम पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि उनके बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे बाबा इस विद्यालय से पढ़े थे। 10 जनवरी के पहले अभी कल यानी कि 5 जनवरी को एक छोटी सी उम्मीद वहां के क्षेत्रीय लोगों के मन में जाग रही है। वहां के जो कांग्रेस के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, वो 5 जनवरी को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सलमान खुर्शीद उनके वकील हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी 4365 घरों के अगेंस्ट अपना फैसला सुना दिया, 50,000 आबादी वाले इस क्षेत्र का भविष्य अधर में लटक जाएगा। हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भारत देश युवा शक्ति का देश है। यदि 5 तारीख की आखिरी उम्मीद भी इनकी टूट जाती है तो क्या ये हिंदुओं की जीत होगी या मानवता की हार होगी? उस 50,000 की आबादी वाले क्षेत्र में लगभग 80% अल्पसंख्यक आबादी रहती है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ, लेकिन इसके लिए हमको 2007 में चलना पड़ेगा। दरअसल 2007 में इलाहाबाद से आए वकीलों ने हल्द्वानी कोर्ट में एक मांग रखी। उन्होंने कहा कि काठ गोदाम से लेकर इलाहाबाद तक ट्रेन चालू की जाए। उनके इस मांग पर प्रशासन का जवाब आया कि भैया रेलवे स्टेशन बनाने के लिए जमीन नहीं है। काहे कि रेलवे की जमीन 29 एकड़ पर अतिक्रमण है, यानी कि अतिक्रमणियों ने उस पर कब्जा कर रखा। मामला अदालत में पहुंचा तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि हमने लगभग 19 एकड़ जमीन खाली करा ली। फिर धीरे से ये मामला दब गया और फिर आराम से सब कुछ चलता रहा। मामला 2014 में गंभीर रूप से सबके सामने आ गया। वो कैसे कि एक नागरिक यानी कि वहीं के एक क्षेत्रीय याचिकाकर्ता रवि शंकर जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और उन्होंने चुनौती दिया कि इस जमीन को खाली कराई जाए। लेकिन उनको ये आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर? ये बात शुरू होती है, गोला नदी पर एक पुल था जो कि अचानक गिर गया। वो रेलवे के ऊपर पुल था, वो गिर गया। जब इस बात का हंगामा मचा तो वहां पे पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जो पिलर हैं वो कमजोर हो जाने की वजह से पुल गिर गया। और पुल के पिलर इसलिए कमजोर हुए कि पुल के पिलर के आसपास खनन हुआ था। फिर हाई कोर्ट ने वकीलों का एक कमीशन बनाया और वहां पे भेजा और उनसे रिपोर्ट मांगी। जब वकीलों ने अपनी रिपोर्ट दी तो पता चला कि वही के क्षेत्रीय लोग वहां पे खनन करते हैं। इस वजह से वो पुल गिर गया और ये मामला एक बार फिर बहुत मजबूती से सामने आकर खड़ा हो गया। शासन अपना रवैया सख्त कर चुका है,
सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग हो रही है, सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन होगा, उस राज्य के आईजी ने कहा है। सोचकर सिहरन होती है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में बरसों का बसाया आसियाना, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, जो उनके बाप दादा की विरासत में उनको मिली थी, जो दिन रात मेहनत करके ईंट जोड़ करके अपना आसियाना खड़ा किया था, अब वो मलबे में बदल जाएगा। मेरी सरकार के साथ साथ उन नेताओं से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार इस मुद्दे पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। इस पर राजनीति नहीं, संजीदगी और इंसानियत के साथ उन 4000 से भी ज्यादा घरों और उनके भविष्य के बारे में एक बार सोचने की आवश्यकता है। ये सब टल सकता था यदि इस पर नेताओं ने राजनीति ना करी होती, यदि इस पर लापरवाही ना करी होती और वहां के पीड़ित लोग लापरवाह और नींद में ना होते। जो आज ये परिस्थिति आ गई है, इसका जिम्मेदार कौन? आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी निष्पक्ष, बुलंद और स्वतंत्र आवाज यूं ही सुनते रहना है, मेरी आवाज को आवाम की आवाज बनाना है, यूट्यूब चैनल बोलती आवाज को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।